कि कहीं रात में आपका घर पानी में डूब जाए, खेत नष्ट हो जाए, सड़कें टूट जाएं और हजारों लोगों को राहत शिविर में शरण लेनी पड़े। क्या बाढ़ एक केवल प्राकृतिक आपदा है या जलवायु परिवर्तन, नदी प्रबंधन और विकास की नीति की भी परीक्षा मानी जाती है? यह केवल असम की समस्या नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गंभीर चेतावनी है। हाल ही में असम में आई भीषण बाढ़ में 82 लोगों की मौत हुई, जबकि लगभग 1,92,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 8 जिले इसकी चपेट में आए। राहत एवं पुनर्वास कार्य जारी है, लेकिन यह घटना हमें दीर्घकालिक समाधान सोचने पर मजबूर करती है। हम बात अगर खबरों की करें तो असम में भारी वर्षा और ब्रह्मपुत्र नदी की जलस्तर में वृद्धि के कारण ये भीषण बाढ़ आई। इस बाढ़ में लगभग 82 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 1,92,000 लोगों से अधिक प्रभावित हुए हैं। 8 जिले इसकी चपेट में हैं, यानी 8 जिलों में गंभीर प्रभाव देखा जा रहा है। हालांकि स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है तथा सरकार द्वारा राहत एवं पुनर्वास कार्य भी जारी किया गया है। हालांकि अगर हम बात करें कि असम में हर वर्ष बाढ़ क्यों आती है, तो इसके कुछ भौगोलिक कारण हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी की विशाल जलधारा, भारी मानसूनी वर्षा, हिमालयी नदियों का तेज बहाव, नदी में गाद यानी सिल्टेशन, जिससे नदी की जलधारण क्षमता कम हो जाती है। और पांचवा सबसे प्रमुख कारण है निचले एवं बाढ़ मैदानी क्षेत्र, यानी असम का विशाल बाढ़ मैदान। इन्हीं कारणों से असम हर वर्ष बाढ़ एवं नदी कटाव की समस्या का सामना करता है। हम बात करें अगर प्रमुख प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, तो धुबरी, लखीमपुर, माजुली, कछार, गोलाघाट, बारपेटा, मोरीगांव और अन्य नदी तटीय जिले, ये सभी क्षेत्र ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। हम बात करें अगर नुकसान के बारे में, तो बाढ़ का प्रभाव केवल पानी भरने तक सीमित नहीं रहता, यह हमें बहुआयामी तरीके से भी नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि मानवीय दृष्टिकोण, जनहानि विस्थापन, स्वास्थ्य संकट जैसी समस्याओं का सामना, आर्थिक दृष्टिकोण, कृषि नुकसान, सड़क पुल क्षति, पशुधन हानि जैसी समस्या, पशुधन हानि को भी भारी नुकसान पहुंचता है। पर्यावरणीय क्षेत्र अगर दृष्टिकोण से, तो कटाव, जैव विविधता प्रभावित होती है, भूक्षरण होता है। इसीलिए बाढ़ एक बहुआयामी आपदा मानी जाती है। अगर हम असम की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें, भौगोलिक विशेषताओं के बारे में, तो असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार यानी गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। इसकी राजधानी है दिसपुर। इसकी सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ये बराक घाटी पर स्थित है। दक्षिण में बराक घाटी भी पाई जाती है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी ये शामिल है। हालांकि हर वर्ष मानसूनी बाढ़ एवं नदी कटाव की समस्याएं भी दिखाई देती हैं, लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें असम की, तो चाय, तेल, प्राकृतिक गैस, कृषि और पर्यटन पर यह आधारित है। इसके अलावा इसकी सीमाएं भारतीय राज्यों के साथ, दो देशों के साथ भी जुड़ी हुई हैं। जैसे सीमाएं कौन कौन सी हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और भूटान तथा बांग्लादेश, जिससे इसका सामरिक महत्व भी बढ़ जाता है। अगर हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें, तो ये असम में स्थित है। 1905 में इसे रिजर्व फॉरेस्ट, जबकि 1974 में नेशनल पार्क में का दर्जा दिया गया। 1985 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। विश्व में ये एक सींग वाले भारतीय गैंडे की सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। ब्रह्मपुत्र के बाढ़ मैदानों में ये स्थित है। अगर इसके प्रमुख जीवों के बारे में बात करें, तो एक सींग वाला गैंडा, एशियाई हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, जंगली भैंसा, सांप, डियर, इसीलिए इसे इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया यानी IBA भी कहा जाता है।
इसकी समस्याओं और महत्व के बारे में बात करें तो वार्षिक बाढ़, अवैध शिकार, मानवीय वन्य जीवन संघर्ष और जलवायु परिवर्तन। जबकि महत्व है जैव विविधता संरक्षण, टूरिज्म, स्थानीय रोजगार, भारतीय संरक्षण नीति का सफल उदाहरण माना जाता है। काजीरंगा के महत्व के बारे में बात करें, प्रभाव के बारे में, तो बाढ़ का प्रभाव केवल लोगों पर ही सीमित नहीं रहता, वो वन्य जीवों पर भी पड़ता है। यानी वन्य जीव सुरक्षित स्थानों की ओर भाग जाते हैं, की ओर जाने लगते हैं। बाढ़ आने पर गैंडे, हिरण, हाथी प्रभावित होते हैं तथा सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगते हैं। पशु मानव संघर्ष बढ़ जाता है, बचाव अभियान चलाए जाते हैं। यानी इन्हीं कारण वन विभाग और प्रशासन विभाग द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जाता है। अगर हम सरकार की कार्यवाहियों पर बात करें तो सरकार ने स्थिति से निपटने के कई कदम उठाए हैं, जैसे कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तैनात किए जाते हैं, राहत शिविर स्थापित किए जाते हैं, नावों के माध्यम से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है, खाद्य सामग्री, पीने के पानी, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जबकि साथ ही नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है, यानी कितना क्षति हो चुका है वो भी देखा जा रहा है, उसका भी अंदाजा लगाया जा रहा है। आपदा प्रबंधन के बारे में बात करें तो भारत में बाढ़ प्रबंधन के लिए एनडीएमए दिशा निर्देश लागू किए जाते हैं। पूर्व चेतावनी प्रणाली, मौसम पूर्वानुमान, सामुदायिक भागीदारी और आपदा तैयारी। और आपदा से पहले तैयारी, ये सभी प्रभावी डिजास्टर मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। अगर हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा है क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन। अत्यधिक वर्षा, चरम मौसम घटनाएं, बाढ़ की प्रवृत्ति बढ़ी और अनिश्चित मानसून, दीर्घकालिक जोखिम। यानी जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक आपदाओं को तीव्र और अति तीव्र दोनों बढ़ा रहे हैं। अगर हम संवैधानिक एवं संस्थागत पहलुओं से बात करें तो आर्टिकल 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार देता है, जबकि एनडीएमए एक्ट 2005 आपदा प्रबंधन का प्रमुख कानून माना जाता है। राज्य स्तर पर इसे एसडीएमए और जिला स्तर पर इसे डीडीएमए कार्य करते हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ राहत कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। और इसके अलावा संडे फ्रेमवर्क आपदा जोखिम कम करने का वैश्विक ढांचा है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में देखें तो जीएस पेपर 1, 2, 3 और ऐसे चारों के लिए इंपॉर्टेंट है। चुनौतियां क्या आती हैं? हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि नदी कटाव, अतिक्रमण, कमजोर तटबंध, शहरी जलभराव, सीमित पुनर्वास। जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हर वर्ष ऐसी ही परिस्थितियां दोहराई जाएंगी। समाधान क्या हो सकता है? तो रिजर्व बेसिन मैनेजमेंट को वैज्ञानिक बनाना होगा, मॉडर्न फ्लोड फोरकास्टिंग विकसित करनी होगी, तटबंधों एवं को सुदृढ़ करना या मजबूत करना होगा, वेटलैंड का संरक्षण करना होगा, क्लाइमेट रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा, लोगों को जागरूक बनाना होगा, यानी सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देना होगा, और आपदा बीमा जैसी व्यवस्थाओं को भी मजबूत करना होगा। अगर हम इसे डेटा और तथ्यों के रूप में समझें तो ये जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो राज्य है आसाम। इसकी प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र, जिसकी वजह से ये इस समस्या का दिखाई दे रही है, यानी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो है ब्रह्मपुत्र, जिसका जलस्तर ज्यादा होने के कारण बाढ़ आई है। इसमें मृतकों की संख्या है 82, लेकिन प्रभावित लोगों के बारे में बात करें तो 1,92,000 से अधिक लोग। इसके प्रभावित जिले हैं 8 और सरकार द्वारा
राहत एवं पुनर्वास कार्य भी तेजी से चलाया जा रहा है। अगर हम कंक्लूजन के बारे में बात करें तो असम की बाढ़ केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन, नदी प्रबंधन, सतत विकास की संयुक्त चुनौती है। प्रभावी बाढ़ प्रबंधन, ब्रह्मपुत्र बेसिन का वैज्ञानिक विकास तथा काजीरंगा जैसी जैव विविधता का संरक्षण ही दीर्घकालिक समाधान है। यदि हम भविष्य में ऐसी आपदाओं से होने वाले नुकसानों को कम करना है चाहते हैं, तो हमें केवल राहत कार्यों पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक नदी प्रबंधन, जलवायु अनुकूल विकास और पर्यावरण संरक्षण पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा। आपदा केवल हमें नुकसान नहीं दिखाती, वे हमें तैयारी, हमारी नीति और हमारी संवेदनशीलता की भी परीक्षा लेती है। जब विकास, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन साथ चलेंगे, तभी एक सुरक्षित और सशक्त भारत का निर्माण होगा। धन्यवाद।